आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास वे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 12 इतिहास का दूसरा चैप्टर राजा किसान और नगर को लेकर आया हूँ। आज हम राजा किसान और नगर के पहले पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक भी लंबा है और इसे भी हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहले वीडियो में आज हम राजा किसान और नगर, जो कि कक्षा 12 इतिहास का दूसरा चैप्टर है, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा किसान और नगर 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का इतिहास हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का इतिहास को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पहले चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा था, ईंट, मनके और अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमने हड़प्पा सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी तथ्यों को हमने जाना, और उसके बाद यह भी जाना कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसको लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद थे। विभिन्न विद्वान विभिन्न तरह के तर्क दिए थे, तो हमने उन सभी तर्कों पर भी चर्चा किया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ, तो आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण था। तो 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का अंतिम चरण था और धीरे धीरे यह सभ्यता समाप्त हो गई। तो जब किसी सभ्यता का, ऐसे उदाहरण के तौर पर समझिए कि जब किसी राज्य पर आक्रमण होता था, जब किसी राज्य पर आक्रमण होता था, उस राज्य को उस राज्य का पूरी तरह से विनाश कर दिया जाता था, तो वहां के जो लोग रहते थे, वहां के जो लोग होते थे, वे दूसरे कहीं किसी स्थान पर चले जाते थे। तो ऐसे ही जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश पूरी तरह से हो रहा था, उसी समय हड़प्पा सभ्यता के लोग दूसरे स्थानों पर या अन्यत्र चले गए थे, और वही लोग छोटे छोटे समूहों में बांटकर रहने लगे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और एक विकसित सभ्यता थी, और जब विकसित सभ्यता का अंत हुआ, एक नगर का अंत हुआ, तो छोटे छोटे कई गांवों का निर्माण हुआ, और उन्हीं गांवों से वैदिक संस्कृति का निर्माण हुआ। उन्हीं गांवों से वैदिक संस्कृति का निर्माण हुआ, और वैदिक संस्कृति का काल निर्धारण 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता क्यों बनी, उसके पीछे का हमने तर्क दिया कि हड़प्पा सभ्यता का जब विनाश हुआ, तो कई विद्वानों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश आर्यों ने किया था। तो जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, तो वहां के जो लोग थे वे छोटे छोटे समूहों में अन्यत्र जाकर रहने लगे, और उन्हीं छोटे छोटे समूहों को गांव कहा जाने लगा। इसी कारण और उसी गांव में एक संस्कृति का निर्माण हुआ, और जिसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। तो वैदिक संस्कृति का काल निर्धारण 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। इसके भी 2 चरण हैं।
वैदिक संस्कृति के भी दो चरण हैं। पहला है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल का विभाजन किन कारणों से हुआ था? तो वैदिक काल का विभाजन लोहे की उपलब्धता के कारणों से हुआ था। क्योंकि ऋग वैदिक काल में लोहे की जानकारी नहीं थी, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में भी लोहे की जानकारी नहीं थी, और हड़प्पा सभ्यता के अंत का प्रारंभिक चरण था ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में भी लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहे की जानकारी कब हुई थी? लिख लीजिए, आपके टॉपिक में है नहीं, फिर भी लिख लीजिए कि 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से सर्वप्रथम लोहे की जानकारी हुई। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से सर्वप्रथम लोहे की जानकारी हुई, और 1000 ईसा पूर्व में जब लोहे की जानकारी हो गई थी तो उसके बाद धीरे धीरे नगरों का निर्माण होना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे नगरों का निर्माण होना शुरू हो गया। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का संक्षेप में अंतर समझ लीजिए कि ऋग वैदिक काल में जन थे। ऋग वैदिक काल में जन थे। जन मतलब लोग, छोटे छोटे टुकड़े में, समूहों में लोग रहते थे, जिसे गांव कहते थे। उसके बाद यही छोटे छोटे समूह मिलकर, यही छोटे छोटे गांव मिलकर उत्तर वैदिक काल में जनपद का निर्माण करते थे। उत्तर वैदिक काल में जनपद का निर्माण करते थे। उत्तर वैदिक काल में जब जनपद का निर्माण हो गया तो फिर राज्य का भी निर्माण होना शुरू हो गया। राज्य का निर्माण हो गया तो राजा भी हो गए। लेकिन ऋग वैदिक काल में राजा नहीं होते थे। ऋग वैदिक काल में गण के प्रधान होते थे, समूह के प्रधान होते थे, जिन्हें हम जनस्य गोपा भी कहते थे। ऋग वैदिक काल में लोहे की जानकारी नहीं थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हो गई थी। और लोहे की जानकारी सर्वप्रथम कहां हुई थी? तो 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से सर्वप्रथम लोहे की जानकारी हुई थी। तो इतने पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर का जो प्रारंभिक भाग है हम उस पे आज चर्चा करेंगे। नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब इसके अगले हम भाग में चर्चा करते हैं। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर में संकेत दिया है कि हम इस चैप्टर में कहां से
कहां तक के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। राजा, किसान और नगर इस चैप्टर का नाम है और इसमें दिया है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का इतिहास हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, भारत में प्रथम नगरीय क्रांति कब हुई थी? भारत में प्रथम नगरीय क्रांति कब हुई थी? भारत में प्रथम नगरीय क्रांति बता चुके हैं, नगरीय क्रांति हड़प्पा काल में हुई थी, हड़प्पा सभ्यता में हुई थी। भारत में प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो सर्वप्रथम नगरों का उदय हड़प्पा सभ्यता में ही माना जाता है भारत की दृष्टि से, और विश्व की दृष्टि से नगरों का उद्भव सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुआ था। तो मेसोपोटामिया के भी विषय में हमने चर्चा किया है, आप कक्षा 11 का पहले चैप्टर का वीडियो देख लीजिएगा। भारत में प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता में हुई थी, परंतु भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ तो नगरों का विनाश हो गया था। नगरों का विनाश होने के बाद, नगरों का विनाश जब हो गया तो उस नगर के जो लोग थे वह छोटे छोटे समूहों में जाकर अन्यत्र कहीं रहने लगे और वही समूह मिलकर ग्रामीण सभ्यता का निर्माण करते हैं, जिसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। लेकिन ग्रामीण सभ्यता का निर्माण जब ग्रामीण अपने विकसित अवस्था में पहुंचे तो वे पुनः नगरों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिए। और ऐसा कब हुआ? तो भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत, भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत, क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर में लिख लीजिए, द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत महाजनपद काल में हुई थी। महाजनपद काल में हुई थी। इसके पहले भी हम कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले हमने पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल में जनपद का निर्माण हो गया था। उत्तर वैदिक काल में जनपद का निर्माण हो गया था। जनपद को आधुनिक समय में हम जिला कहते हैं। आधुनिक समय में अगर देखें तो जनपद को हम जिला कहते हैं। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल का अंतिम चरण आ गया, उत्तर वैदिक काल का समाप्ति कैसे हुआ? तो उत्तर वैदिक काल की समाप्ति इस तरह से हुआ कि जो जनपद थे वे धीरे धीरे महाजनपद का रूप ले लिए। और महाजनपद को हम क्या कहते हैं आज के समय में? महाजनपद का मतलब है राज्य। तो महाजनपद काल में राज्यों का निर्माण हुआ था, क्योंकि महाजनपद शब्द का ही आशय राज्य है। तो भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? महाजनपद काल में हुई थी। और महाजनपद काल का समय, महाजनपद काल का समय इसका समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, महाजनपद काल का समय 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अब हम यहीं से लेकर 600 ईस्वी तक के इतिहास को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है, पूछा जाता है। तो महाजनपदों की
महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो महाजनपदों की संख्या 16 है। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। कहीं कहीं खोडस भी है, खोडस भी लिखा जाता है, संस्कृत का शब्द है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। इसकी जानकारी हमें कहां से होती है? तो इसकी जानकारी महाजनपदों की संख्या 16 है। क्या क्या प्रमाण है कि 16 ही है? हम कह रहे हैं 20 है, हम कोई कह रहा है कि 25 है। तो इसके प्रमाण कहां मिलते हैं? तो इसकी जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र है। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरे जीवन काल में यह प्रश्न पूछा जाएगा। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे होंगे और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की एग्जाम देंगे तो वहां यह जरूर प्रश्न पूछा जाता है कि महाजनपद की जानकारी का स्रोत क्या है, या बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो महाजनपदों की संख्या 16 है। इसकी जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र है। ठीक है। इसके बाद महाजनपदों में सबसे, चूंकि 16 है, सभी की संख्या को लिखना जरूरी नहीं है, तो चूंकि आपके टॉपिक में है नहीं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगर 16 महाजनपदों के विषय में चर्चा करेंगे तो इसे 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करना पड़ेगा। आगे करेंगे, भविष्य में करेंगे, 16 महाजनपदों पे चर्चा करेंगे, उनकी राजधानियों पे चर्चा करेंगे, उनमें कौन से राजवंश थे उन पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में। तो अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र है। महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। इसी कारण इस टॉपिक को कभी कभी कहीं विद्वान या कई इतिहासकार मगध का उत्कर्ष भी कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे अगर कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न बाकी रह गया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लिया करें, नोट करिए। चलिए, इतना हो गया। ठीक है। तो महाजनपदों की संख्या 16 थी और इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। तो अब यहां से पहला प्रश्न बनता है कि मगध का
मगध राज्य की या मगध महाजनपद की, मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी? यह प्रश्न है कि मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी। यह प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका उत्तर होगा कि हर्यक वंश के राजा, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को मगध राज्य का, मगध महाजनपद का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक माना जाता है। ठीक है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को मगध महाजनपद का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि मगध राज्य का उदय महाभारत काल से ही हुआ था। जरासंध मगध राज्य का ही राजा था, जिसका कृष्ण के साथ युद्ध हुआ था, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के साथ। तो लेकिन आधुनिक मगध कह सकते हैं कि आज से 2500 वर्ष पहले जो मगध राज्य था, उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ठीक, तो मगध महाजनपद पर राज्य करने वाले राजवंशों का क्रम लिख लीजिए। करने वाले राजवंशों का क्रम, क्योंकि यहीं से अब आपका टॉपिक आगे बढ़ेगा, तो राजवंशों का क्रम में लिख लीजिए कि पहला क्रम है बिंबिसार, सॉरी हर्यक। दूसरा है शिशुनाग वंश, और तीसरा है नंद वंश, और चौथा है मौर्य वंश। ठीक, इस पार्ट में या इस वीडियो में हम आज मौर्य वंश का इतिहास जानने का प्रयास करेंगे, और मौर्य वंश के ही इतिहास पे इस टॉपिक को या इस पार्ट को हम खत्म कर देंगे। इस पार्ट का द एंड कर देंगे। तो मगध महाजनपद पर राज्य करने वाले राजवंशों का क्रम में हर्यक सर्वप्रथम शासन किया था। 544 ईसा पूर्व से लेकर 413 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासन था। उसके बाद शिशुनाग वंश का शासन था 413 412, क्रम लिख लीजिए। हालांकि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासन था। उसके बाद शिशुनाग वंश का 412 से 345 ईसा पूर्व तक। फिर नंद वंश का शासन था 345 ईसा पूर्व से
322 ईसा पूर्व तक। उसके बाद भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश मौर्य वंश का शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ठीक, यह क्रम भी लिख लीजिए, हालांकि आपके टॉपिक में है नहीं और पूछा भी नहीं जाएगा कभी, लेकिन फिर भी भविष्य में पूछा जाएंगे, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो इसे लिख लीजिए कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, यह 4 महत्वपूर्ण राजवंश थे जिन्होंने मगध महाजनपद पर शासन किया था। हाँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य, तो यहां पे पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव रखी थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव रखी थी। कब? आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार देखा जाए तो 321 ईसा पूर्व में, हालांकि इसका सही उत्तर 322 ईसा पूर्व होगा। 321 ईसा पूर्व में इन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी। नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रतापी राजा थे। अपने वंश के सर्वाधिक प्रभावशाली राजाओं में पहला स्थान है। इन्होंने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव रखी 321 ईसा पूर्व में। ठीक, इनका शासनकाल 321 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि इनका शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। इनके बाद इनके पुत्र, राजा के बाद राजा का पुत्र ही राजा होता है, यह कहावत तो सुने ही होंगे। तो इनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके पुत्र
बिंदुसार शासक हुए। बिंदुसार का शासनकाल, बिंदुसार का बिंदुसार का शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक था। ठीक। बिंदुसार के बाद इनके पुत्र, बिंदुसार के बाद इनके पुत्र अशोक ने शासन किया। अशोक का काल, शासनकाल, अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। अब हम मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत क्या हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक। इन्होंने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव रखी थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव कब रखी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव 321 ईसा पूर्व में रखे थे। इनका शासनकाल क्या था? इनका शासनकाल 321 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद ये भद्रबाहु जैन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और जैन धर्म के गुरु भद्रबाहु के साथ एक श्रवणबेलगोला चले गए थे कर्नाटक में, क्योंकि उस दौरान मगध में भीषण अकाल पड़ा था। सदी का सबसे भयानक अकाल पड़ा था। तो उसके बाद वे श्रवणबेलगोला चले गए थे और वहीं पर संलेखना विधि द्वारा अपना प्राणांत कर लिया था। संलेखना विधि का मतलब होता है अन्न जल का त्याग करके। ठीक। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके पुत्र बिंदुसार शासक हुए। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। उसके बाद बिंदुसार के बाद इनके पुत्र अशोक ने शासन किया। अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। देखिए, बिंदुसार का शासनकाल, बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो गई थी, परंतु अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। तो इन 4 वर्षों के दौरान क्या हुआ था, यह भी जान लीजिए कि इन 4 वर्षों के दौरान उत्तराधिकार को लेकर गृह युद्ध हुआ था। और कुछ ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है, क्योंकि प्रमाणिक नहीं है, फिर भी कुछ ग्रंथों में माना जाता है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी को हथियाया था। तो 4 वर्ष में गृह युद्ध हुए थे। 273 से 269 ईसा पूर्व तक गृह युद्ध तो हुए थे, ये तो निश्चित है, क्योंकि 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है। तो इन 4 वर्षों के दौरान गृह युद्ध हुआ था। उसके बाद अशोक राजा घोषित हुए, किसकी सहायता से? राधागुप्त की सहायता से। ठीक। अशोक का प्रधानमंत्री कौन था, आगे लिख देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। हम्म सम्राट अशोक का प्रधानमंत्री कौन था? राधागुप्त। सम्राट अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। ठीक। अब इसके बाद मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत में देखें तो पहले नंबर पे आता है अभिलेख। अभिलेख क्या है? अभिलेख क्या है? तो अभिलेख उन्हें कहते हैं, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या धातु और कठोर मिट्टी के सतह पर और कठोर मिट्टी के सतह पर खुदे होते हैं। कठोर मिट्टी के सतह पर खुदे होते हैं। इसमें राजाओं या प्रशासकों की उपलब्धियां क्रियाकलाप और आदेश इसमें राजाओं या प्रशासकों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप और आदेश लिखे होते थे। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है या एपिग्राफी कहा जाता है। सम्राट अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था।
मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत में पहला है अभिलेख। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धात और कठोर मिट्टी के सतह पर खुदे होते हैं। इसमें राजाओं या प्रशासकों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप और आदेश लिखे होते थे। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे भी अभी लिखा नहीं। ठीक, अब इसके बाद देखिए, भारत में अभिलेखों के परंपरा की शुरुआत किसने की थी? प्रश्न। भारत में अभिलेखों की परंपरा का शुरुआत, अभिलेखों की परंपरा का शुरुआत, परंपरा का शुरुआत किसने किया था? अशोक ने किया था। शुरुआत सम्राट अशोक ने किया था। अशोक ने किया था। भारत में अभिलेखों की परंपरा का शुरुआत सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक के अभिलेख, सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपियां क्या थी? तो सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपियां, सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपियां में ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक, और यूनानी थी। ये चार लिपियां उस समय प्रचलित थी और इन चारों लिपियों में सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त की? तो 1837 ईस्वी में सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की। ठीक, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की थी। इसे नोट कर लीजिए। चलो, एक और अभिलेख से संबंधित एक और प्रश्न है, उसे अगर आप लोग नोट करना चाहें तो लिख लीजिए कि डी आर भंडारकर ने केवल अभिलेखों की सहायता से ही अशोक का इतिहास लिख डाला। डी आर भंडारकर ने केवल अभिलेखों की सहायता से ही सम्राट अशोक का इतिहास लिख डाला।
यह अगर आप लोग नोट करना चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। अब दूसरा जो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, इसमें मेगास्थनीज की इंडिका, इसमें मेगास्थनीज मेगास्थनीज की इंडिका विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, चाणक्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि शामिल है। ठीक। साहित्यिक स्रोत में मेगास्थनीज की इंडिका, हालांकि इंडिका जो पुस्तक है यह मूल रूप में उपस्थित नहीं है, मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। इसके भाग स्ट्रेबो, जस्टिन एरियन की पुस्तकों में मिलते हैं। ठीक। साहित्यिक स्रोत में मेगास्थनीज की इंडिका, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और चाणक्य का अर्थशास्त्र आदि शामिल है। उसके बाद तीसरा जो आता है पुरातात्विक। पुरातात्विक में उत्खनन के दौरान मिली हुई चीजें जैसे इमारतें, सिक्के, पात्र आदि। ठीक, ये चीजें हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, अब अशोक से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद यह वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक, हमने अभी तक जाना कि सम्राट अशोक जो कि बिंदुसार के पुत्र थे, इन्होंने 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक मगध में राज्य किया था। और अशोक ही, सम्राट अशोक ही ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने भारत में अभिलेखों की परंपरा का शुरुआत किया था या शुभारंभ किया था। सम्राट अशोक भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में एक थे। सम्राट अशोक को उनकी नीतियों के कारण उन्हें महान अशोक कहा जाता है। उसके बाद अशोक ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े, परंतु एक युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है और उसी युद्ध के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो वह युद्ध कौन सा था? तो सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण किया था और इसे जीत लिया था।
कलिंग पर आक्रमण करने के बाद, चूंकि कलिंग भी मगध के समान शक्तिशाली राज्य था, तो जब दो शक्तिशाली राज्यों में टकराव होता है या जब दो शक्तिशाली राज्यों के बीच युद्ध होता है तो विनाश भी अधिक होता है। तो सम्राट अशोक ने जब कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, तो उस समय कलिंग भी शक्तिशाली राज्य था और इस युद्ध में इतनी भयंकर जनहानि हुई थी कि उसी दौरान उस रास्ते से बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सम्राट अशोक ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, अगर इनके इस रूप में परिवर्तन नहीं किया गया तो एक दिन ये संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देगा। तो उपगुप्त जाकर अशोक से मिले, सम्राट अशोक से, और उन्होंने सुझाव दिया कि आप युद्ध नीति का त्याग कर दीजिए और हमेशा के लिए बौद्ध धर्म अपना लीजिए। तो उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने, अगर प्रश्न पूछा जाए कि किससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो उसका उत्तर होगा उपगुप्त। अशोक ने, उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने युद्ध नीति का सदा सदा के लिए त्याग कर दिया। और बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक, उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने युद्ध नीति का सदा सदा के लिए त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार किया और संपूर्ण विश्व में प्रचार किया। इसके लिए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्त नामक अधिकारी की नियुक्ति की। ठीक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्त नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद बस 5 मिनट का और वीडियो बाकी है, कंप्लीट करते हैं। 1 घंटा हो गया, चलिए। सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था। कलिंग में भयंकर जनहानि को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, लेकिन वह परिवर्तन उपगुप्त के कारण हुआ था। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षुक थे, जिनसे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसके बाद युद्ध नीति का सदा सदा के लिए त्याग कर दिया, जो आगे चल के मौर्य वंश के पतन का भी एक प्रमुख कारण था।
ठीक, उसके बाद जो कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी हैं उनमें एक है मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्य वंश की राजधानी। तो मौर्य वंश की केंद्रीय राजधानी, केंद्रीय राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र थी। परंतु उसके बाद लिखिए इसके 4 प्रांतीय केंद्र भी थे। प्रांतीय इसके इसके 4 प्रांतीय केंद्र थे। प्रांतीय केंद्र कौन कौन से वो 4 थे? तक्षशिला, उज्जैनी, 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 उज्जैनी। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी और सुवर्णगिरी। ये 4 प्रांतीय केंद्र थे। एक आखिरी प्रश्न कि मगध राज्य की या मगध जनपद की, महाजनपद की आरंभिक राजधानी क्या थी? आरंभिक राजधानी, आरंभिक राजधानी क्या थी? तो इसका उत्तर होगा आरंभिक राजधानी राजगाह या राजगृह या राजगृह। ठीक, तो मौर्य वंश की केंद्रीय राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके 4 प्रांतीय केंद्र भी थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। मगध राज्य या मगध महाजनपद की आरंभिक राजधानी राजगाह या राजगृह या राजगीर थी। ठीक है। इस पार्ट में हमने सम्राट अशोक और मगध वंश का उत्कर्ष के विषय में चर्चा की। यहां से कोई प्रश्न छूटा नहीं होगा, फिर भी अगर छूटा होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका उत्तर हम वहीं पर बता देंगे। सम्राट अशोक ही ऐसे पहले व्यक्ति थे या ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने अभिलेखों पर अपने आदेशों को अपने अधिकारियों के लिए, अपने प्रजा के लिए लिखवाना प्रारंभ किया था। हाँ, तो सम्राट अशोक के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे आपके टॉपिक के दृष्टि से, और मौर्य वंश के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके टॉपिक के दृष्टि से, हमने उन सभी प्रश्नों पर चर्चा किया, कोई प्रश्न नहीं छूटा।
अगर छूटा होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।